सुनने को तैयार नहीं। जब भी आएंगे लाठी डंडा लेकर 500-700 सिपाही लेकर आएंगे। क्या होगा? गांव वाले भयभीत हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। बहुत मतलब मदन नगर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। वहाँ क्या खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं लोग। खदान भी हम लोग नहीं देना चाहते हैं इसके वजह से भी, और क्या बोलते हैं, सरपंच को भी बर्खास्त कर दिए। जय जोहार, नमस्कार करता हूं। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं रिपब्लिक सरगुजा। मैं हूं कौशल किशोर और मैं अभी किस जगह पे मौजूद हूं? मैं अभी हूं कहाँ? तहसील कार्यालय के पास में और न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी प्रतापपुर। और मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे होंगे, हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी जी, आप थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए। ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं ये सब ग्राम पंचायत मदन नगर वही ग्राम पंचायत जो आज का छत्तीसगढ़ का सुर्खियों में जाने माने वाला गांव मदन नगर बन चुका है खदान को लेकर के। और इसी बीच ही ये जितने यहाँ पे खड़े हैं ये सब पंच हैं, और पंच और एक उप सरपंच भी हैं। इनका ये अपना इस्तीफा यहाँ देने आए हैं, और किस परिप्रेक्ष्य में देने आए हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बता देता हूं कि असंवैधानिक रूप से आदिवासी महिला सरपंच को जिस प्रकार से हटाया गया है, उसी के विरोध में ये भी चाहते हैं कि हम भी अपने पद से इस्तीफा देंगे। क्योंकि जब हमारा सरपंच ही नहीं रहेगा तो हम वहाँ रह करके क्या करेंगे? जब हमारा ज़मीन ही नहीं बचेगा तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे? जब हमारा घर ही नहीं बचेगा तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे? इनका कहना है। और आइए अब कानूनी रूप से क्या क्या उसके साथ होगा, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र दुबे जी हैं और बाकी पंचगण हैं। इन लोगों से पूछ लेते हैं कि आखिर इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या था और क्यों आए हैं। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालीचरण है। आप पंच हैं? उप सरपंच हूँ मदन नगर। उप सरपंच हैं। तो आप जो है काहे इस्तीफा दे रहे हैं आप? हम लोग को सरपंच सुंदरी बाई को जी बर्खास्त कर दिए हैं, इसीलिए हम लोग पंच उप सरपंच सब लोग हम लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो सिर्फ सरपंच को बर्खास्त किया गया है, इसके वजह से आप लोग जो है? खदान के वजह से बर्खास्त किया जाए। हम लोग का कोल्ड फील्ड है मदन नगर में, पूरा उधन पुधन हो जाएगा तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? बातचीत कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनीता, मैं मदन नगर की हूँ। अब क्या है, पंच हैं? पंच हूँ। तो आपके ऊपर अपने मन से इस्तीफा दे रही हैं या फिर कोई दबाव बनाया था आपके ऊपर? नहीं, मैं अपने मन से इस्तीफा दे रही हूँ। काहे कि हम लोग का मदन नगर गाँव में सरपंच ही नहीं रहेंगे तो हम लोग पंच लोग रह के क्या करेंगे? अब हम लोग का जमीन जायदाद भी नहीं रहेगा तो हम लोग इस रह के भी क्या करेंगे? बताया जाता है कि आंदोलन में आप लोग सबसे आगे, जब भिड़ंत होता है प्रशासन के कुछ अधिकारियों का, तो सबसे पहले आप लोग आगे आकर के गाँव वालों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। इसमें कितनी सत्यता है और क्या इन सब को देखते हुए आप लोग जो है कि इस्तीफा देने आए हैं? नहीं, कोई किसी को बहकाता नहीं है। गांव वाले ग्रामीण खुद देखते हैं कि हम लोग के गांव में क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है और कौन आए हैं और कैसे तरीके से यहाँ कर रहे हैं हमारे गांव को। उसी हिसाब से पूरे ग्रामीण लोग निकल के जाते हैं जी। कोई किसी को नहीं लेके जाता है कि चलो वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कोई नहीं लेके जाता है। और हम लोग इस्तीफा इसलिए दे रहे हैं कि हमारा सरपंच नहीं रहेगा तो हम लोग पंच रह के क्या करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी आएगा पंच सरपंच बनेगा, जो यहाँ का कानून चला रहे हैं हम लोग का मदन नगर का, तो वही बनेंगे और उसी का कानून से चलेगा मदन नगर। मतलब हम लोग तो नहीं कर पाएंगे कि हमको देना है तो देना है, मतलब हम लोग को नहीं देना है, खदान में नहीं देना है, मतलब लेकिन इस्तीफा देना है तो देना है। जब हम लोग की सरपंच नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा तो हम लोग काहे के लिए रहेंगे पंच? इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सभी कोई इस्तीफा ही दे देते हैं। जी। मैं करीमन कुजूर हूँ, मैं वार्ड पंच हूँ। ये क्या बोलते हैं, हम लोग का सरपंच को बर्खास्त किया गया है, इसलिए हम लोग पंच लोग यहाँ मदन नगर का पंच रह के क्या करेंगे? हम लोग का भूमि जा रहा है और हम लोग कुछ शिकायत नहीं किए हैं। पब्लिक खुश है, पंच खुश है सरपंच के ऊपर में, और मतलब शासन प्रशासन उसको फालतू का बर्खास्त किया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि टोटल उप सरपंच मिलाकर के 20 पंच और एक सरपंच वो जो पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं। एक सरपंच जो पहले बर्खास्त हो चुके हैं, अब 20 पंच लोग और उप सरपंच समेत आए हैं आज यहाँ तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय में अपना इस्तीफा देने। अब आइए हम कानूनी रूप से इसके लिए जानते हैं कि आखिर इसके क्या नियम कानून हैं और ये इस्तीफा अभी इनका स्वीकार किया गया, नहीं किया गया, या फिर आगे की क्या कार्यवाही होने वाली है। तो हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र दुबे जी और इस गांव को बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते भी हैं, इन लोगों को भी अच्छे से जानते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, क्या वो इस्तीफा स्वीकार किया गया और किस नियम के तहत इनको मतलब इस्तीफा दिया जा रहा है और किस नियम के तहत सरपंच का इस्तीफा
ले लिया गया? नहीं, इस्तीफा तो मजबूरन दिया जा रहा है। तंग होके प्रशासन के निंदनीय कार्रवाई जी। या दोषपूर्ण कार्रवाई से प्रताड़ित होकर, क्षुब्ध होकर इनके द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। इनका जैसे मेरे से चर्चा किए और चर्चा के दौरान इनके द्वारा कहा गया, बताया गया कि सरपंच चूंकि गांव के और ग्राम सभा के मुखिया होती है, गांव की बात को पत्र व्यवहार करके कि हम लोग के जो भू अधिग्रहण की जो कार्यवाही चल रही है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत भू अधिग्रहण कार्यवाही की जाए, हमें सुनवाई का मौका दिया जाए, हम भी अपनी बात रखें। लेकिन कहीं न कहीं पर्दे के पीछे बिना कानूनी जानकारी के अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा स्वप्रेरणा एक आवेदन पत्र स्वतः संज्ञान ली, जबकि धारा 40 या पंचायत राज अधिनियम में स्वतः संज्ञान की कोई प्रावधान नहीं है, विधिक कोई प्रावधान नहीं है। यदि वह सरपंच जो है, चूंकि पंचायत के जनपद पंचायत के अधीनस्थ होते हैं, जनपद पंचायत से किसी भी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार या फिर पंचायत इंस्पेक्टर से किसी भी प्रकार का निवेदन, चूंकि एसडीएम साहब एक न्यायालय की हैसियत से इसमें कार्रवाई की, न्यायालय को तटस्थ रहना चाहिए, दोनों पक्षों को सत्य की बात जो है, सत्य की बात को आदेश में आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शासन के दबाव में आकर प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से विधि को या कानून को अस्त्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कानून को अस्त्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है और गांव वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि एन केन प्रकरण ये अपने गांव को खाली कर दें। और इनके पास भी यक्ष समस्या है कि खाली करके जाएंगे कहाँ, इनका कोई पुनर्वास कोई व्यवस्था नहीं है। भाई गांव के आदमी है, सबसे पहले तो हमारे देश की संपत्ति गांव के आमजन है, वहाँ की संपत्ति है, उनकी सबसे पहले इनके बारे में सोचना है। इसके बाद ही किसी भी कोल कंपनी या किसी भी निजी कंपनी या किसी भी एसीसीएल के बारे में सोचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब इसमें मध्यस्थता की भूमिका में होना चाहिए, जैसा संवैधानिक व्यवस्था है वो बीच की व्यवस्था में और तटस्थ भूमिका में होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं तटस्थ नहीं है, वो एक तरफा जो है, जो भू अधिग्रहण या जो एससीएल कंपनी है या कोई निजी कंपनी है, उनके तरफ जो है झुक के उनका काम कर रही हैं। इसलिए ये क्षुब्ध हुए और ये आरोप लगाया गया कि ये सरपंच साहब के पद का दुरुपयोग किया गया। 2-3 डेट ऐसा दिया गया कि सर्वेयर के द्वारा गया, वहाँ पर सर्वे करने से रोका गया, पद का दुरुपयोग है। और इसमें है कि सर्वेयर के द्वारा कहीं पर भी किसी भी पुलिस थाना में कोई सूचना नहीं दिया गया। इनको कैसे मालूम हुआ कि सर्वेयर वहाँ गया और वहां पर वो सर्वे नहीं किया गया? इनको मालूम कहां से हुआ? यदि 100 प्रेरणा में भी लिया तो उनको संज्ञान में आना चाहिए। यदि एफआईआर दर्ज होता तब संज्ञान ले सकती थी। ये तो मनगढ़ंत कहानी बना ली कि 2 तारीख को गए, इस तारीख को गए, वहां गए, यहाँ गए, ना कोई नोटिस, ना कोई इश्तिहार, ना कोई पेपर। भाई गाँव वालों क्या जानकारी है कौन सर्वेयर है? यदि गए भी होंगे, यदि उनके साथ कुछ हुआ भी होता, ऐसा हुआ नहीं है, यदि होता ना तो थाने में निश्चित सूचना देते। यदि किसी शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, जैसे अभी 25 तारीख को एफआईआर करवाए हैं ये लोग प्रशासन वाले, उस तारीख को सर्वे का प्रशासन में यदि एफआईआर हुआ होता तो इनके संज्ञान में आता। कहीं कोई अता पता नहीं है। अपने प्रथम आर्डर सीट में 2-3 डेट को लिखा गया और कहा गया कि ये सर्वेयर गए, सर्वे करने से मना किया और पद का दुरुपयोग किया गया। और जबकि धारा 40 या पंचायत राज अधिनियम में सरपंचों का पद का दुरुपयोग का अलग परिभाषा दिया गया है। जो हमारा कर्तव्य है उसको एसडीएम साहब दुरुपयोग समझ लिए। पर हमारा कर्तव्य क्या है? सरपंच का कर्तव्य ये है कि ग्राम के आदमी और ग्राम सभा का प्रतिनिधि होता है, उनकी समस्या को वरिष्ठ अधिकारी तथा शासन प्रशासन तक पहुंचाना, उनकी बात को उठाना, ये उसका नैतिक ड्यूटी है और पंचायत राज अधिनियम में कर्तव्य में आता है। और कर्तव्य को ये दूसरे तरीके से परिभाषित कर दिया गया और बिना हमें सुने हमारे अनुपस्थिति में एक पक्षी तरीके से आर्डर करके हमें बर्खास्त कर दिया गया। तो पूरे गांव वाले सरपंच लोग और पंच लोग हैं इससे दुखी हो गए। बोले जब सरपंच जब गांव के जनहित कार्य कर रही है, जनहित की समस्या को उठा रही, हटा दिए तो हमें भी हटा देंगे, इसलिए हटाने से पहले हम रिजाइन कर देते हैं, ये इस्तीफा देते हैं। और स्वेच्छा से सभी अपनी सहमति से, अपने साधन से आए हुए हैं। कोई इनको दबाव नहीं है, कोई इनको प्रेशर भी नहीं है। ये अपने गाँव की रक्षा करना चाहते हैं। जी। खदान भी हम लोग नहीं देना चाहते हैं, इसके वजह से भी। और क्या बोलते हैं, सरपंच को भी बर्खास्त कर दिए। देखिए, घुमा फिरा के बात वही आ जाती है कि भाई हमारा एक पहली बात तो सरपंच नहीं है और दूसरी बात अब हम अपना जगह जमीन अपना घर द्वार हम देना ही नहीं चाहते हैं। तो फिर जब वो हमारे पास रहेगा ही नहीं तो हम सरपंच और पंच उप सरपंच जनप्रतिनिधि बन के करेंगे क्या?
क्या करेंगे, सवाल तो ये है। बस इसी का जवाब लेकर के यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के बाद अपना इस्तीफा भी लगाते हैं। सर, क्या इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया या नहीं किया गया है अभी तक? आज तो चूंकि पंचायत विभाग के विहित प्राधिकारी एसडीएम साहब हैं, आज नहीं हैं, टीएल बैठक में हैं जी। उनके अनुपस्थिति में जो उनके कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी तहसीलदार साहब हैं उनको दे दिया गया है। ये इनके द्वारा हम तफ्सीस करेंगे और तफ्सीस करने के बाद हम तो लिखेंगे तत्काल हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए जी। अब तो बाकी प्रशासन के ऊपर है कब स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं। तफ्सीस कर लें। हम सबको ही आए हैं, फोटो खिंचवा के सबका आईडी लगा के उसमें पेश किए हैं और सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों इस्तीफा है ना, दोनों इस्तीफा हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब कैविएट लगाए हैं। कैविएट लगाने से पहले हम कलेक्टर साहब के पास अपना दरवाज़ा खटखटाते, बर्खास्तगी के विरुद्ध जो है अपील करते जी। लेकिन जब देखे कि ये जो न्यायालय हैं या कलेक्टर साहब हैं जो अपीली अथॉरिटी हैं वो खुद इंटरेस्टेड है हमें सरपंच नहीं रखने का। तो हमारे पास सिर्फ एकमात्र विकल्प हो गया उच्च न्यायालय जाने का, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर। हम कल गए हैं, आज हमारा वहाँ पर याचिका प्रस्तुत हो चुका है और बुधवार या गुरुवार को उसमें प्रथम सुनवाई होगा। उस दिन देखते हैं क्या होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कैविएट दायर करने के पीछे कौन है, मनसा क्या है। ये दोषपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कैविएट दायर किया गया, दोषपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें बर्खास्त कर दिया गया, जबकि स्पष्ट रूप से पंचायत राज अधिनियम में कहीं पर भी पद के दुरुपयोग के संबंध में कोई व्याख्या नहीं है। जो व्याख्या है वो उसमें आता ही नहीं है, ना उल्लेखित है। अपनी बात को रखना या उठाना ये हमारे नैतिक ड्यूटी है। आप जानते होंगे जैसे पूर्व काल में भी पंच परमेश्वर होते हैं, जी, है ना, वहाँ का निर्णय सब कुछ होता है। तो हमारा जो निर्णय है पंचों का, परमेश्वर का, जो गांव के निर्णय हैं उनको कम से कम सुने तो, जाने तो, कम से कम एक विश्वास तो गांव वालों को बनाए। शासन प्रशासन से मेरा तो यही आग्रह है कि एक विश्वास तो पैदा करें कि उनकी बात को सुना तो जाए, सुने तो कम से कम। सुनने को तैयार नहीं, जब भी आएंगे लाठी डंडा लेकर 500-700 सिपाही लेकर आएंगे। क्या होगा, गाँव वाले भयभीत हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। बहुत मतलब मदन नगर की स्थिति बहुत दयनीय हो चुका है। वहाँ क्या खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं लोग, है ना। सब जगह एक जगह जब कहीं डर पैदा होता है तो एक जगह समूह बनाते हैं। जाके मदन नगर में देखिए एक जगह समूह बना कर बैठते हैं और अपने दुख, सिर्फ उस गांव में दुख है, उस दुख को सुनने वाला कोई नहीं है। कोई न तो शासन के व्यक्ति न तो प्रशासन के व्यक्ति। मेरा निवेदन है तो कम से कम शासन के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो तो जाएं, कम से कम सुने तो कम से कम, है ना, सुने तो कम से कम उनका दर्द क्या है ना। विधानसभा बना है, लोकसभा बना है, अपनी बात वहां उठाएं तो इनका दर्द को तो बताएं। दर्द को बताएंगे किसको? अब बताने के लिए आक्रोश होता है तो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, जबकि पंच और सरपंच गाँव के लिए महती भूमिका होता है। ये उनका न्यू है या इस हमारे लोकतंत्र का और संवैधानिक व्यवस्था का एकदम न्यू है ना, न्यू है। इसलिए सरपंच को एक तरह से तहसीलदार का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसमें अविवादित नामांतरण और अविवादित बंटवारा का भी अधिकार है। एक सबसे न्यू जहाँ पर हम तैयार होते हैं या हमारा अगला पीढ़ी तैयार होता है या हम तैयार होते हैं या भारत देश मजबूत होता है, उसी न्यू को दबाया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि किसी एक कंपनी को कोयला देना है और गांव वाले या वहाँ के किसान या गरीब आदिवासी जो वहाँ पर बसते हैं वो उनका हक और अधिकार को किसी तरह से आनन फानन तरीके से छीन लेना और कानून को अस्त्र के रूप में उपयोग करना है। जो एसडीएम साहब की जो बर्खास्तगी का आर्डर है, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूँगा कि एसडीएम साहब अपने इस धारा 40 के कानून को अस्त्र के रूप में उपयोग की हैं। ऐसा विधि में कोई प्रावधान नहीं है। आने वाले समय में हम उच्च न्यायालय में चुनौती दिए हैं और पार्टी भी इनको बनाए हैं और वहाँ पर निश्चित रूप से न्याय की उम्मीद है और हमारा जो भारतीय संविधान पर पूरा आस्था है, न्याय व्यवस्था पर पूरा आस्था है, इसलिए उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी। जी, तो आप वीडियो देखने वाले आप लोग बताइए क्या लगता है आपको कि क्या इन ग्रामीणों के साथ अन्याय हो रहा है? तो क्या उस अन्याय को देखते हुए इन्होंने अपना जब इस्तीफा सौंपा है तो क्या ये उचित है या अनुचित है, ये डिसाइड आपको करना है। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि यहाँ मदन नगर में जो चल रहा आज का वर्तमान स्थिति उन लोगों को पता भी चले और लोग समझें और जाने भी। तो देखते रहिए आप रिपब्लिक सरगुजा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।